नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे भाइयों। मैं रेलवे को इतनी अच्छी तरीके से समझ चुका हूं और इतना एक्सपर्ट बन चुका हूं कि रेलवे के होने वाले पेपर के सवाल पहले ही बता देता हूं। तो आप मेरी इन शक्तियों का जो है इस्तेमाल करें अपने फ्यूचर बनाने के लिए, अपने होने वाले एग्जाम में। कि रेलवे एनटीपीसी का पेपर होगा, पहले आप ग्रेजुएट लेवल देंगे, फिर 12th लेवल देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, और उसमें गणित के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। और मैं आपको अपने इस YouTube चैनल पे एनटीपीसी के लिए डेडिकेटेड, लेटेस्ट, अपडेटेड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिलेवेंट, बार बार आने वाले सवाल हैं, उनके बेस्ट सॉल्यूशन करवा रहा हूं एग्जाम पेपर फॉर्मेट में, है ना। मैं डेली एग्जाम पेपर सॉल्व करवाता हूं। आज की इस क्लास में हम फिर से एनटीपीसी के पेपर में भविष्य काल में आने वाले 30 बेस्ट क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है बच्चे, एग्जाम पेपर 6 पूरा सॉल्व करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे प्यारे दोस्तों, तो यहां पे ये एग्जाम पेपर मैं लगातार सॉल्व करा रहा हूं, इसकी पूरी प्लेलिस्ट भी बनवा दूंगा। अच्छा जी, मैंने प्लेलिस्ट रेडी कर दी है। रेलवे के 2026 में जितने भी पेपर होंगे, हर एक पेपर का मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। रेलवे ग्रुप डी के 360 सवाल हमने ऑलरेडी करवा दिए हैं। सेक्शन कंट्रोलर भी हम कराएंगे, हर एक को सॉल्व कराएंगे बच्चों। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आप मॉक टेस्ट हमारी एप्लीकेशन से लगाते रहो। हमने अपनी एप्लीकेशन पर रेलवे की उसमें जाओगे आप, तो रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के सारे टेस्ट फ्री कर रखे। इवन 2016 के भी पेपर आपको मिल जाएंगे, 21 के भी मिल जाएंगे, और 2025 की तो पूरी 47 की 47 शिफ्ट डलवा दी है, 1.5 घंटे की। ये आप जाके लगाइए प्यारे बच्चों, ठीक है ना, बहुत फायदा होगा। चलो तो शुरू करते हैं आज की कहानी। बेस्ट सवाल, बेस्ट सॉल्यूशन, बेस्ट अप्रोच, है ना। और ज्ञान की वृद्धि होगी। अगर आप 1 घंटे क्लास देखोगे तो वाकई में आपको उसमें 1 घंटे से कहीं ज्यादा कंटेंट मिलेगा। ठीक है बच्चों, शुरू करें। कॉपी पेन लेके बैठो, मेरे साथ साथ आइए। पहले सवाल से आ जाओ। एक समबाहुभुज का, एक रेगुलर पॉलीगन का प्रत्येक बाह्य कोण 24 डिग्री है। इस बहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। रेलवे ग्रुप डी के पेपर में सवाल आया है कि नहीं गोविंद। एक रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल कितना है? 24 डिग्री। तो रेगुलर पॉलीगन में कितनी साइड होंगी, कैसे पता लगाएंगे? 360 डिग्री बटे एक्सटीरियर एंगल, ये कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला। तो यहां रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल कितना है? 24 डिग्री। तो 360 बटे 24 कितना आ गया? 15। तो रेगुलर पॉलीगन में भुजाओं की संख्या आ गई 15। अब कितने डायगोनल होंगे? अगर किसी रेगुलर पॉलीगन में n साइड है, तो विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला है n गुणा n माइनस 3 बटे 2। अगर 15 साइड है तो कितने डायगोनल होंगे? 15 गुणा 15 माइनस 3, 12 बटे 2। ये आ जाएगा ना, तो आ जाएगा 180 बटे 2, 90। तो इस रेगुलर पॉलीगन में 90 डायगोनल से ऑप्शन नंबर। आसान से सवाल था। रेगुलर पॉलीगन पर्सनल फेवरेट है रेलवे का जी। 2 अंकों वाली अभाज्य युग्म संख्याओं, यानी कि ट्विन प्राइम नंबर्स होगा ना, ट्विन प्राइम नंबर्स के पहले युग्म का योगफल ज्ञात कीजिए। सवाल समझो। द सम ऑफ फर्स्ट पेयर ऑफ टू डिजिट ट्विन प्राइम नंबर, 2 डिजिट ट्विन प्राइम नंबर्स इज। सबसे पहले तो आप ये समझो कि ट्विन प्राइम क्या होता है। ट्विन प्राइम मतलब ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस क्या होता है बच्चों? 2। एग्जाम्पल के लिए 5 और 7, है ना बच्चे, कोई दिक्कत? एग्जाम्पल के लिए 41 और 43, 2 का गैप है ना, ये दोनों प्राइम नंबर हैं, 2 का गैप, ये कहलाते हैं ट्विन प्राइम। तो आपको 2 डिजिट के मेरे प्यारे में ट्विन प्राइम का पहला पेयर लेना है, यानी कि आपको वो प्राइम संख्याएं देखनी है जो 2 अंकों की हो और फर्स्ट पेयर बनाते हो, यानी कि सबसे छोटी हो 2 अंकों की प्राइम पेयर, ट्विन प्राइम पेयर ऐसे जिनका अंतर 2 हो। बताओ बच्चों कौन सा होगा? वैसे 2, 3, 5, 7 सब प्राइम नंबर है, लेकिन ये क्या है? सिंगल डिजिट है। तो 2 डिजिट का आएगा 11 और फिर उसके बाद 13। तो 11 और 13 2 डिजिट के फर्स्ट प्राइम नंबर, फर्स्ट जो है ट्विन प्राइम का पेयर है। आपसे क्या पूछा? इनका योग। इनका योग कितना आ जाएगा? बात खत्म। बताओ, इससे आसान था कुछ? आइए अगला सवाल। अम्ल पानी के 330 लीटर सॉल्यूशन में अम्ल पानी का रेशियो 1:2 है, ठीक है। 8:5 का अनुपात करने के लिए इसमें कितने लीटर एसिड मिलाना होगा? ये सवाल है। हमारे पास एसिड वाटर का कितना सॉल्यूशन? 330 लीटर, ठीक है बच्चों।
इसमें एसिड वाटर का रेशियो कितना, 1:2। सवाल है कितना इसमें एसिड मिला दें कि एसिड वाटर का रेशियो क्या हो जाए, बदल के 8:5 हो जाए। ये सवाल है, लेटेस्ट आया बच्चों। अब अगर हम एसिड वाटर के सॉल्यूशन में एसिड मिला रहे हैं, पानी तो नहीं मिला रहे, तो पानी की क्वांटिटी क्या रहनी चाहिए, पानी की मात्रा सेम रहनी चाहिए, लेकिन यहां तो अलग अलग है। या पानी 2 यूनिट है, यहां 5 यूनिट है, तो सेम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 2 और 5 कैल्शियम 10 10 10 बनाने के लिए ऊपर वाले पूरे रेशियो को 5 से गुणा और नीचे वाले पूरे रेशियो को किससे गुणा, 2 से गुणा। तो हम कह सकते हैं कि यहां भी वाटर 10 यूनिट हो गया, यहां भी वाटर 10 यूनिट हो गया। लेकिन एसिड की मात्रा 5 एकम 5 से बढ़ के 2 अट्ठे 16 हो गई, यानी कि एसिड कितना मिलाया गया, 11 यूनिट। तो आंसर 11 का मल्टीपल तो आना कन्फर्म है, 240 11 से नहीं कटता, ये नहीं कटता, ये नहीं कटता, ये 11 से कटता, ये आंसर है 121 का दुगना, है ना। बाकी आप सॉल्व करना चाहते तो हमारे पास जो इनिशियल सॉल्यूशन था एसिड प्लस वाटर का, वो कितना था, एसिड प्लस वाटर का इनिशियल सॉल्यूशन था 1 और 2 3 पंजे 15, पर टोटल 15 आएगा ना, 5 एकम 5 5 दूनी 10, 5 यूनिट एसिड 10 यूनिट वाटर, और टोटल कितना था 330 लीटर, 330 लीटर सॉल्यूशन था ना, 15 किलो 330 लीटर है, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 22 गुना, है ना। हमने कितना एसिड मिला है, 11 यूनिट, तो 11 की वैल्यू भी 22 गुना आ जाएगी, जो कि आ जाएगा 242 लीटर। लेकिन ये सवाल कैसे हो जाएगा सॉल्व, ऑप्शन से, पूरा करने की जरूरत नहीं है। आओ सिंप्लीफाई, 5x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 के होल स्क्वायर को सरल कीजिए। बताओ बच्चों, बताओ, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइनस का 80x। आप देखो ये एक अलजेब्रा का फॉर्मूला है, सभी लोग जानते होंगे इस फॉर्मेट को, a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, है कि नहीं गोविंद। बिल्कुल लेटेस्ट सवाल करा रहा हूं, और हर एग्जाम के सवाल मिलेंगे आपको, ग्रुप डी के, एनटीपीसी के, बाकी सबके भी। a प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आएगा, 4ab। आप ये कॉन्सेप्ट जानते हैं, यहां यही कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्या है बेटा, पहले a माइनस बी है, a माइनस बी के स्क्वायर में से a प्लस बी का होल स्क्वायर घटाएंगे तो माइनस का 4ab आ जाएगा। इसको पहले लिख दोगे, इसको बाद में लिख देंगे तो माइनस का 4ab आ जाएगा, तो माइनस 4ab। बस a की जगह 5x है और b की जगह क्या है 4, तो 4 पंजे 20 चौक 80x, माइनस का 80x आंसर आ गया, है कि नहीं बच्चों। आगे चलिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 बराबर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई कितनी, 78 है ना, इसके बेस की लंबाई 60 है, तो आपसे पूछा ट्रायंगल का एरिया ज्ञात कीजिए। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल आप समझते हैं, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें 2 साइड बराबर होंगे, ये भी 78 है और ये भी 78 है, ये ना बच्चों। और इसका बेस यानी कि आधार कितना है, 60 है। आपसे क्या पूछा, एरिया। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया निकालने का बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है कि यहां से क्या डालेंगे, इस पे हाइट डालेंगे प्यारे बच्चों, तो बेस को आधा आधा करेगा, ये 60 है तो आधा आधा हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा और ये भी 30 हो जाएगा, हाफ हाफ। कोई दिक्कत, बताओ, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया एक, 90 डिग्री के सामने 78 है, ये 30 है, तो हाइट क्या होगी इसकी, ये सब 6 से कट रहा है बेटा, ये 78 और 30 6 से कट रहा है, 6 से 78 13 बार, 6 से 30 कितनी बार, 5 बार, तो 13 5 12 ट्रिपलेट है, 5 12 13 का ट्रिपलेट है, बस 6 गुना है, 5 चिंग 30 13 चिंग 78, तो क्या आएगा 12 चिंग 72 हाइट आ गई। एरिया पूछा, आइस किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस गुणा हाइट, आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में यही है 1/2 बेस, 1/2 बेस है ये बेस का आधा, और ये हाइट है 72, इनकी सिंपल गुणा करने से आ जाता है बेस का आधा और हाइट की गुणा, तो 72 गुणा 30 कितना आ जाएगा 2160, वैसे भी एंड में 0 आएगा, यही आंसर है ना। कोई दिक्कत, आइए ठीक है। देखो यहां तो हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, पर इसका अर्थ तभी है जब आपको कॉन्सेप्ट की समझ हो, और कॉन्सेप्ट की समझ के लिए आप सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर नया हमारा जो रेलवे फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे। देखो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई है, बहुत अच्छा एजुकेशन बैकग्राउंड है, बहुत बढ़िया। अगर आप पढ़ाई में एवरेज हैं और चाहते हैं कि टीचर ही आपको कंटेंट बना के दें, आपको केवल पढ़ना हो, तो आप ये बैच ज्वाइन कर लीजिए,
है ना, बहुत थोड़ी सी फीस में आपको बैच मिल जाएगा। आइए सवाल नंबर 6 करो। 15 मीटर लंबी एक रॉड जमीन पर 5 मीटर लंबी शेडो बनाती है, ठीक है। उसी टाइम एक जो है टावर 46.5 मीटर लंबी शेडो बनाता है ग्राउंड पे। टावर की हाइट क्या है? देखो, एक जो है 15 मीटर लंबी स्टिक है, वर्टिकल स्टिक, वो शेडो बनाती है 5 मीटर लंबी। एक टावर सेम टाइम पे 46.5 मीटर लंबा जो है ग्राउंड पे शेडो बनाता है। टावर की हाइट क्या है? सिंपल कॉन्सेप्ट है कि नहीं गोविंद, कि शेडो बनती है सूरज की वजह से। तो अगर एक स्टिक 15 मीटर लंबी है, उसकी शेडो की लंबाई है 5 मीटर, तो सेम रेशियो हर ऑब्जेक्ट के लिए फॉलो होगा एट ए टाइम। तो अगर एक टावर की लंबाई आपको नहीं पता, टावर की शेडो की लंबाई है 46.5 मीटर, दिस शुड बी क्या होना चाहिए? इक्वल। स्टिक की लंबाई, उसकी शेडो की लंबाई, टावर की लंबाई और उसकी शेडो की लंबाई का रेशियो बराबर कर देंगे। 5 से 15 3 बार कट जाएगा, ठीक है बच्चों। तो 46.5 का 3 गुना आ जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए, 139.5। ठीक है ना बच्चों। अगला सवाल, इस सम ऑफ कितना, ये 12,000 रुपए डिपॉजिट किया जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट पर, जो डबल हो जाता है एट द एंड ऑफ 5 ईयर। 5 ईयर के एंड में डबल हो जाता है। एट द एंड ऑफ 15 ईयर्स द सम विल बी, 15 साल के एंड में राशि कितनी होगी? आपने 12,000 रुपए जमा किए कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का कायदा यह है कि हर 5 साल में आपका पैसा क्या हो जाएगा? डबल। तो आपसे पूछा 15 साल में अमाउंट क्या होगा। बहुत से बच्चे क्या करने लगते हैं, यहां से ब्याज की दर निकालने की कोशिश करेंगे। नहीं, अगर हर 5 साल में पैसा डबल हो रहा है तो 3 गुना समय, 15 गुना हो गया, 15 साल हो गया ना, तो 15 साल में आपका पैसा 2 की पावर 3 हो जाएगा। गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 15 साल में कितना हो जाएगा? 8 गुना। यानी कि अगर आप 12,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो 15 साल आपका पैसा 12,000 का 8 गुना, सीधे आंसर मार दीजिए 96,000 रुपए, है ना बस सवाल। ठीक है, आइए 12×96 हो जाएगा ना, 0.00 है। ठीक है, आइए सवाल नंबर 8, बहुत ही फेमस लैंग्वेज है। ड्यू टू वाटर क्राइसिस 40% ऑफ द इनिशियल पॉपुलेशन लेफ्ट द विलेज एंड 10% ऑफ द रिमेनिंग लेफ्ट द टाउन फॉर परस्यूइंग जॉब्स। एक जो है कस्बे में पानी की कमी हो गई, उसकी वजह से 40% लोग गांव छोड़कर चले गए, कहीं और बस गए, है ना। फिर जो लोग बचे हुए लोगों में से भी 10% लोग नौकरी की तलाश में शहर छोड़ के चले गए, है ना। अगर प्रेजेंट में 1080 लोग गांव में हैं, तो बताइए इनिशियल पॉपुलेशन का प्रेजेंट पॉपुलेशन से रेशियो क्या है? रेशियो ही बताना है, तो इसकी आपको कोई जरूरत नहीं है। समझ में आना बच्चे, ये क्या है? सक्सेसिव है भाई। एक गांव में 40% लोग छोड़ के चले गए, 40% का फ्रैक्शन लो 2/5, 2/5 होता है ना। यानी कि अगर 5 लोग थे, 5 में से 2 छोड़ के चले गए, तो बचे कितने? 3। फिर बचे हुए लोगों में, जहां भी रिमेनिंग शब्द आएगा सक्सेसिव, बचे हुए लोगों में से 10% छोड़ के चले गए शहर नौकरी की तलाश में, 10% यानी कि 1/10, 10 में से 1 छोड़ के चले गए, तो बचे कितने? यानी कि 27/50, सीधी सीधी गुणा। यानी कि इनिशियली अगर गांव में 50 लोग थे, तो अब फाइनली कितने बचे हैं प्रेजेंट में? 27। तो प्रारंभिक जनसंख्या का इनिशियल पॉपुलेशन का प्रेजेंट पॉपुलेशन से रेशियो यही है, बी ऑप्शन 50 रेशियो। दिक्कत इसमें 100 मान के भी कर सकते थे, डेटा इजी है, रेशियो करोगे सीधा आ जाएगा। ये बताइए सवाल नंबर 9, आज का टेस्ट आसान है, पूरे सवाल आपके होने चाहिए। द मार्केट प्राइस ऑफ पैडी एंड ज्वार आर इन द रेशियो 1:3 एंड ए फैमिली कंज्यूम them in the ratio 5:7 by quantity. Find the ratio of expenditure on paddy to that on ज्वार। धान और ज्वार के मार्केट प्राइस का रेशियो कितना? 1:3। और एक परिवार जो उनकी खपत करता है 5:7 के अनुपात में खपत करता है ना, कंजम्पशन। धान ज्वार पे खर्चे का अनुपात बताओ। खर्चा क्या होता है? प्राइस गुणा कंजम्पशन। अगर आपको एक्सपेंडिचर का रेशियो निकालना है, तो प्राइस के रेशियो की कंजम्पशन के रेशियो से क्या कर दो? गुणा। धान ज्वार के प्राइस का रेशियो, मार्केट प्राइस का रेशियो 1:3 है। एक फैमिली जो इनका उपभोग कर रही हो, उसका रेशियो कितना है? 5, सीधी सीधी गुणा कर देंगे प्राइस और कंजम्पशन के रेशियो की। खर्चे का रेशियो कितना आ गया? 5:21।
ठीक है, ऐसे सवाल आए हुए हैं पेपर में। ठीक है, सवाल नंबर 10, 3x प्लस 5y का होल क्यूब प्लस 3x माइनस 5y के होल क्यूब को सरलीकृत करो। ठीक है, देखो ये बहुत बढ़िया सवाल है कि नहीं गोविंद जी? अब या तो आप इस सवाल को वैल्यू पुटिंग से कर लो, है ना, कि आप y को 0 कर लेते हैं या x को 0 कर लेंगे, दो बार आपको करना पड़ेगा, है ना। और ये सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जो बहुत कम बच्चों को याद है ना। देखो a प्लस बी क्यूब ए माइनस बी क्यूब सबको याद है, जो भी सीरियस बच्चा है। लेकिन क्या आपको ये पता है गोविंद जी, अगर a प्लस बी क्यूब होल क्यूब के फॉर्मूले में a माइनस बी क्यूब जोड़ा जाए तो क्या आएगा? आप ये बताओ, अगर a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले में से a माइनस बी क्यूब घटाया जाए तो क्या आएगा? ये बहुत कम बच्चों को पता है ना। अगर जोड़ा जा रहा है तो ट्वाइस, शुरुआत तो ट्वाइस से ही होगी, जोड़ा जा रहा है तो पहला नंबर a, घटाया जा रहा है तो 2a, ब्रैकेट में क्या आएगा a स्क्वायर प्लस 3, जो नंबर बचा वो 3b स्क्वायर। शुरुआत b से है तो b स्क्वायर, बचा क्या a प्लस 3a स्क्वायर। याद रखना बिल्कुल आसान है, कविता की तरह होते हैं याद। ठीक है बच्चों, तो अगर आप यहां पे कॉन्सेप्ट अप्लाई करो तो सीधा आपको रिजल्ट मिलेगा। यहां a की जगह 3x है, b की जगह 5y, तो 2a a की जगह यानी कि ब्रैकेट के बाहर क्या आना चाहिए था 6x, यानी कि ये दो आंसर नहीं है। 2a स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, प्लस प्लस आएगा बच्चों ये, यानी कि ये वाला आंसर नहीं होगा, है ना। प्लस 3b स्क्वायर मतलब 5y का स्क्वायर, 25 दिया 75y स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको फॉर्मूले की हेल्प, क्योंकि मुझे याद है तो मैंने कर लिया, मुझे वैल्यू पुटिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, आप वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हैं, ये है तो सीखा ना आपने कुछ नई चीज आज। आइए अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने 11। मोहन अकेले किसी काम को 5 घंटे पर डे काम करके 6 दिन में कर सकता है। ठीक है जी, मोहन अगर अकेले 5 घंटे काम करे पर दिन तो कितने दिन में काम कर लेगा? 6 दिन में। रोहन उसी काम को 8 दिन में कर सकता है। रोहन भी अगर पर डे 5 घंटे काम करे तो कितने दिन में काम कर लेगा? 8 दिन में। अगर दोनों मिलकर पर डे 8 घंटे काम करें तो उन्हें काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? ये सवाल है। रोहन और मोहन दोनों मिलकर पर डे 8-8 घंटे काम करें तो कितने दिन में कर लेंगे? दिन में बताना है ना। करो, देखो बहुत सारे तरीके हैं, एफिशिएंसी निकाल के भी कर सकते हो, पर यहां डेटा बहुत आसान है। दो लोग हैं मोहन और रोहन। सवाल में बोला गया है कि मोहन 5 घंटे पर डे काम करे तो 6 दिन में करेगा, यानी कि मोहन को काम करने के लिए कितने घंटे चाहिए? 30 घंटे। भाई एक दिन में 5 घंटे काम, 6 दिन में करेगा 30 घंटे। मोहन को काम करने के लिए 30 घंटे चाहिए। अगर वही मोहन काम 8 घंटे पर डे करेगा तो कितने दिन में काम करेगा मेरे भाई? 30/8 15/4 दिन। तो मोहन अगर पर डे 8 घंटे काम करेगा तो काम पूरा करने के लिए 15/4 दिन चाहिए कि नहीं? रोहन प्यारे दोस्तों अगर 5 घंटे काम करता है तो काम पूरा करता है कितने दिन में? 8 दिन में। और रोहन अगर प्यारे दोस्तों पर डे 8 घंटे काम करे तो काम कितने दिन में करेगा? 5 दिन में। प्रोडक्टिव तो सेम होगा, 5 घंटे 8 दिन 40 घंटे, 8 घंटे 5 दिन 8 पंजे 40 घंटे। कोई दिक्कत? तो आपको यहां पे जस्ट प्रोडक्ट सेम करना है, यानी कि अगर मोहन रोहन पर डे 8-8 घंटे काम करे तो मोहन को लगेंगे 15/4 दिन, रोहन को लगेंगे 5 दिन। दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे ये तो सवाल था। 15 5 का एलसीएम 15, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 4 और इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 3। दोनों करेंगे 4 + 3 7 एफिशिएंसी के साथ 15 यूनिट वर्क, 7 एफिशिएंसी के साथ 15/7 दिन में। तो 7 दूनी 14 15 ऑप्शन। तो ये भी एक अप्रोच है बिना एफिशिएंसी के ना, ये आपको दिमाग में करना है बच्चों, है ना। आइए, मजा आ रहा है। tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 79 है, तो आपसे पूछा सेक इंटू कॉसेक। समझे? बताइए, बताओ। बहुत बढ़िया, 9 आंसर है प्यारे बच्चों। इस सवाल में कुछ भी नहीं। सेक इंटू कॉसेक क्या होता है?
मैं कई बार आपको ये चीज बता चुका हूं, याद करने के लिए कह दिया। सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा होता है टेन प्लस कॉट। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1/sin इंटू कॉस या सेक इंटू कॉसेक। अब यहां लेकिन आपको टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दिया है 17। अगर मैं दोनों तरफ लेफ्ट और राइट साइड में दो ऐड कर दूं, है ना, तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर प्यारे दोस्तों 81 होगा। तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 9। पॉजिटिव या पॉजिटिव ही लेंगे, अंडरूट ले लेंगे ना। सवाल नंबर है 13, बनाइए। एक राशि को पहले, दूसरे, तीसरे साल में क्रमशः 6, 12, 18% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट पर 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया, है ना। 3 साल में राशि 20,000 रुपए के बराबर, यानी कि 3 साल बाद अमाउंट कितना हो गया। तो आपसे पूछा है फंड द प्रिंसिपल, ओरिजिनल राशि कितनी है जो हमने निवेश करी थी। बढ़िया सवाल। ऑप्शन देखो, ऑप्शन की गंदी सी शक्ल देख के ये जरूर लग गया कि आंसर क्या है, अप्रोक्स में। अब हम देखो, एक 10,000, एक 14,000, एक 13,000, एक 12,000, एक 1,000 का फर्क है, और 1,000 रुपए में तो गले कट जाए, है बच्चों। तो हम यहां पे कैलकुलेशन भी क्या करने की कोशिश करते हैं, अप्रोक्स, है कि नहीं गोविंद। हमने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, पहले साल ब्याज की दर कितनी है, दूसरे साल कितनी है, और तीसरे साल 18%। तो कोई मुझे इस देश में यह बताने वाला है कि 3 साल में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा। इन तीनों का सक्सेसिव रेशियो से नहीं करेंगे, क्योंकि अपन को अप्रोक्स कैलकुलेशन करनी है। फॉर्मूला से पहले तीनों को जोड़ लो, 6, 12, 18, 18, 36, प्लस फिर 2 2 की गुणा, 12 छिंग 72, 12 गुणा 18 216, प्लस 18 छिक्का 108। तो 72 और 108 तो हो गया 180। 180 और 216 हो जाएगा मेरे भाई 396, है ना। 396 को 100 से भाग करेंगे 3.96, प्लस फिर तीनों की गुणा, 18 गुणा 12 216 छिक्का 1296, 1296 को 10,000 से भाग देंगे 0.1296, ये आ गया ना। देखो ये जो वैल्यू आएगी अप्रोक्स 40% आ गई ना, यानी कि आपको 3 साल में लगभग 40% ब्याज मिल गया। ये बहुत छोटी सी वैल्यू आती, इसे इग्नोर भी किया जा सकता था, है ना बच्चे। यानी कि आपका प्रिंसिपल जो भी होगा वो ऐसा ऑप्शन होगा जिसको 3 साल में 40% बढ़ाने पर अप्रोक्स आपके अमाउंट की वैल्यू कितनी आ जाए, 20,000 रुपए, है ना बच्चों। यही सवाल है, दैट्स इट, और तो कुछ नहीं करना। 40% ब्याज ऐड करने के बाद क्या होना चाहिए, 20,000। एक एक ऑप्शन लेते हैं। 10,000 को 40% बढ़ाएंगे 14,000 पर अटक गया। 14,000 का 40% कितना आएगा, 5600। 14,000 में 5600 जोड़ेंगे 19,600 के करीब, यही आंसर है, खत्म, है कि नहीं। 13,000 का 40% 5200, 13,000 में 5200 जोड़ेंगे 19,000 से कम ही रह जाएगा, यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। आंसर क्या आएगा अप्रोक्स कैलकुलेशन के हिसाब से, बताइए, आई ना बात समझ में, कोई दिक्कत। द सम ऑफ डेविएशन अबाउट द मीन इज ऑलवेज, माध्य के अनुरूप विचलन का योग हमेशा होता है, माध्य के सापेक्ष होना चाहिए शब्द, है ना। मीन के अबाउट डेविएशन का सम जो होगा वो हमेशा 0 होगा। आपको कोई भी डेटा सेट दिया, हमें उसका मीन या एवरेज पता है, एवरेज से डेटा सेट का डेविएशन निकालो, कम या ज्यादा उसको ऐड करेंगे, क्या आएगा, 0। ये एक कॉन्सेप्ट है ना बच्चों। अगला सवाल, एक ट्रेपेजियम की पैरेलल साइड है 48 और 20, इसकी नॉन पैरेलल साइड जो भुजाएं समांतर नहीं है, असमांतर भुजाएं 26 और 30। तो आपसे पूछा है ट्रेपेजियम का एरिया, है कि नहीं गोविंद जी। ट्रेपेजियम आप समझते हैं, ये ट्रेपेजियम होता है प्यारे बच्चों, ये एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें साइड का एक पेयर क्या हो, पैरेलल। समांतर भुजाएं 48 और 20 है, यानी कि अगर ये 20 है तो ये कितना है, 48। उसके बाद जो नॉन पैरेलल साइड है, ये बाकी दो साइड पैरेलल नहीं है, एक 26 है तो दूसरी कितनी है, 30, यही है ना। आपसे पूछा इसका एरिया, बताओ एरिया क्या होगा, A B C D। देखो वैसे
ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या है? ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला है 1/2 पैरेलल साइड का सम गुणा उनके बीच की दूरी। तो 1/2 पैरेलल साइड का सम 48 प्लस 20 कितना आ गया? 68 गुणा इन दोनों के बीच की दूरी, है ना। तो पैरेलल साइड के बीच की दूरी एक्चुअली आपको पता ही नहीं है, नहीं पता ना, इसी की वजह से आपका आंसर नहीं आ पा रहा। लेकिन 68 में 34 आता है, यानी कि 17 का मल्टीपल जरूर आएगा। 17 के मल्टीपल तो सारे ही हैं, सारे 17 के मल्टीपल हैं। तो यानी कि सवाल तो आपको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? ये आप गजब का कॉन्सेप्ट सीखोगे आज। ये किसी ट्रेपेजियम की चारों साइड अगर दी हुई हैं तो उसका एरिया कैसे निकाला जाता है। गोविंद जी कैसे आएगा? हम्म हम्म बताओ। अगर भाई ट्रेपेजियम का तब तक नहीं निकलेगा ना जब तक वो ना पता चले आपको हाइट। तो ऐसे सवालों को करने की जो निंजा टेक्निक है, आप यहां से जो है प्यारे दोस्तों एक पैरेलल लाइन खींच दो। ये पैरेलल लाइन खींचती है। मान लीजिए कि ये पॉइंट यहां पे डी है, यानी कि ये लाइन एडी के पैरेलल हमने खींच दी। डी नहीं है, मैंने मान लिया ई है ना। तो ये जो बन गया प्यारे दोस्तों ए ई सी डी, क्या बन गया? पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड बराबर होती हैं, यानी कि अगर ये 26 है तो ये भी क्या आ जाएगा? अगर ये 20 है तो इसके सामने यहां से यहां तक ये क्या आ जाएगा? 20 आ गया। तो ये कितना बचा फिर? 28, क्योंकि पूरी 48 है ये, तो 28 बचा। कोई दिक्कत? अब ये जो ट्राइंगल बन रहा है ईबीसी, इसकी तीनों साइड पता है 26, 28, 30 है कि नहीं गोविंद जी? अगर इस ट्राइंगल की हाइट ये पता लग जाए तो ये पैरेललोग्राम की हाइट है। जो इस ट्राइंगल की हाइट है वही पैरेललोग्राम की साइड ए बी और सी डी के बीच की दूरी है, यानी कि पैरेललोग्राम की हाइट। तो आपको कुछ नहीं करना, केवल आपको यहां पर इसकी ये हाइट निकालनी है। ये अब इसकी हाइट ये कैसे निकालेंगे जरा बताओ। इसी ट्रायंगल की तीनों साइड दी हैं तो हाइट कैसे निकालेंगे? 24। बहुत बढ़िया। कॉन्सेप्ट नंबर 1 है कि यहां पे इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो आप हीरोन्स फॉर्मूला से। हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया, और एरिया बराबर क्या होता है? 1/2 बेस गुणा हाइट। अगर हीरोन्स फॉर्मूला दिया है तो इसका एरिया आ जाएगा हीरोन्स फॉर्मूला से, फिर 1/2 बेस गुणा हाइट कर लेंगे। वैसे भी जो ट्राइंगल है 26, 28, 30, दिस इज ए स्पेशल ट्राइंगल। व्हाट इज 13, 14, 15? 13, 14, 15 लगातार कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर साइड है। लिख लो कॉपी में। अगर किसी ट्राइंगल की 3 साइड 13, 14, 15 है तो उसका एरिया क्या होता है? 84। 13, 14, 15 माने एरिया 84 यहां। लेकिन यहां पे हर साइड डबल है, हर साइड डबल करेंगे सेंटीमीटर में डबल, तो एरिया क्या आ जाएगा? 4 गुना। इस ट्राइंगल का एरिया आएगा 84 गुणा 4। यू शुड रिमेंबर। और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस गुणा हाइट, यानी कि ट्राइंगल का बेस 28 है और उसके ऊपर हाइट आपको निकालनी है। तो ये हाइट कितनी आ जाएगी? 28 या 84, 24, 3 चौक 12 दूनी आ गया ना मस्त तरीके से। ठीक है बच्चों, आप यहां हिट एंड ट्रायल भी कर सकते थे। ठीक है ना बच्चों? तो इस ट्रायंगल की हाइट बेसिकली क्या आ गई? 24, जो पैरेललोग्राम की पैरेलल साइड के बीच की दूरी भी है। तो पैरेललोग्राम सॉरी ट्रेपेजियम का एरिया आ जाएगा। ट्रेपेजियम का एरिया आएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड गुणा उनके बीच की दूरी 24। तो 224 चला गया 12 बार, और 8 दूनी 16, 6 एंड में 6 आएगा। तो आंसर क्या है? कोई दिक्कत? बड़े सवाल। आगे चलते हैं। एक समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में पी क्यू आर पैरेललोग्राम के 3 वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, एस के कोऑर्डिनेट पूछे, बताइए। गजब सवाल। ये सवाल कैट के पेपर में भी आया हुआ है कि किसी पैरेललोग्राम के 3 वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए हों और चौथे के कैसे निकालें। है कि नहीं गोविंद जी? बताओ कैसे निकालोगे? आपको पता है कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट हम सिखाते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने एक पैरेललोग्राम बनाया, यह पी क्यू आर एस। ठीक है बच्चे? अब यहां पे 3 वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए। चलो मैं लिख के पूरा बता देता हूं। ये -1, क्योंकि कितने हैं? 8 0। ठीक है बच्चे? और
आर के कितने हैं 7 5, और आपको क्या बताना है एस के, यही है ना बच्चे। अब पैरेललोग्राम का वैसे तरीके तो बहुत सारे, पर सबसे सिंपल ये है कि अगर मैं पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल खींच लूं तो दोनों डायगोनल यहां काटेंगे पॉइंट 2 पर, यही है, और ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे आधा आधा, ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे आधा आधा करेंगे। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो पी और आर का मिड पॉइंट होगा वही क्यू और एस का मिड पॉइंट होगा, जो पी और आर का मध्य बिंदु होगा वही क्यू और एस का मिड पॉइंट होगा। और मिड पॉइंट कैसे निकालते, दो पॉइंट का उनको जोड़ के आधा करके, यानी कि पॉइंटों को जोड़ के आधा करके एवरेज लेके, यानी कि इनका एवरेज बराबर आएगा। अगर एवरेज बराबर आएगा तो योग भी तो बराबर आएगा ना, दो संख्याओं का अगर एवरेज बराबर है तो योग भी तो बराबर होना चाहिए कि नहीं। तो बस आपको योग को बराबर करना है। तो जैसे यहां पे P प्लस आर में, P और R में x कोऑर्डिनेट का योग कितना है -1, और ये 7 6, तो यहां भी योग 6 होना चाहिए, 8, 8 में -2 जोड़ूंगा तो 6 आएगा। या y कोऑर्डिनेट का सम कितना है -1 प्लस 5 4, तो यहां भी 4 बनना चाहिए, 0 में 4 जोड़ूंगा तो 4 आएगा, यानी कि -2,4, ये आंसर है बी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, गजब है ना तरीका। लेकिन ये पेपर में आपको चित्र भी बनाने की जरूरत नहीं है। पैरेललोग्राम के अगर आते हैं ना तो केवल आमने सामने के वर्टेक्स के, यानी कि P के सामने R आएगा और Q के सामने क्या आएगा S, इनके योग बराबर कर दो, -1 प्लस 7 6 और 8 -2 6 है ना, -1 और 5 4, 0 प्लस 4 4, दैट्स इट, योग बराबर करना कबल। ठीक है ना, आगे चलते हैं। 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए -3 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू आ जाएगी प्यारे बच्चों -1। सीपीयू का सवाल है। मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूं कि त्रिकोणमिति के इस सवाल को आप लोग वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं, एंगल ए 45 डिग्री रख के, ठीक है ना बच्चों। लेकिन प्यारे भाई ये एक स्टैंडर्ड केस है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है त्रिकोणमिति का जो बहुत ज्यादा फेमस है। कृपया इसे याद कर लो, कृपया याद कर लो मेरे दोस्तों, बहुत आता है पेपर में। 1 प्लस 10 ए 1 प्लस 10 ए प्लस सेक ए इंटू 1 प्लस कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा 2 होती है। 1 प्लस 10 ए प्लस सेक ए इंटू 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए ऑलवेज 2 होगा। देखते ही दिमाग में क्लिक कर देना चाहिए, बड़े बड़े सवालों में बीचों में भी आ जाता है, यानी कि आ जाएगा 2 माइनस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, 1 गुणा 3, 3 2 -3 क्या आ गया -1, है ना। ये बताइए कम से कम वर्षों की संख्या जिसमें 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि उसके दुगुने से अधिक हो जाएगी। कम से कम कितने साल लगेंगे जिसमें 20% ब्याज की दर से कोई पैसा डबल से ज्यादा हो जाएगा, समझ रहे हो आप। तो आप वैसे तो यहां पे सक्सेसिव कर सकते हैं, 20% एक स्टैंडर्ड रेट है, पर मैं आपको जनरलाइज सॉल्यूशन बताता हूं, है कि नहीं गोविंद जी। मान लीजिए अगर ब्याज की दर 20% पर एनम है, इसका मतलब क्या है कि हर एक साल में आपका पैसा 20% बढ़ेगा। अगर ब्याज की दर 20% पर एनम है तो हर साल पैसा 20% बढ़ेगा। 100% से 20% बढ़ने का मतलब है हर साल आपका पैसा 120% या 1.2 गुना हो जाएगा। हर साल आपका पैसा कितना हो जाएगा 1.2 गुना। हमसे पूछा कितने साल लगेंगे उसका दुगुने से ज्यादा होने में, कम से कम कितने साल। मैंने मान लिया कि कम से कम n साल लगेंगे। अगर एक साल में आपका पैसा 1.2 गुना हो रहा है तो फिर n साल में कितना होगा पावर n, ये आ जाएगा। n साल में क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, हर साल 1.2 गुना, तो n साल में क्या होगा 1.2 की पावर n, ये वैल्यू क्या बननी चाहिए ग्रेटर देन 2, दैट्स इट। ठीक है बच्चों, और आप देखो क्या यहां पे n की मिनिमम वैल्यू रखें कि 2 से ज्यादा हो जाए। 3 रखोगे, 3 रखोगे तो 1.2 का क्यूब रह जाएगा 1.728, ये नहीं है। 3 रखने पर 1.728 हो रहा है। अगर 4 रखूं तो 4 रखने का मतलब है 1.2 की पावर 3 गुणा 1.2, तो बताओ क्या 2 से ज्यादा हुआ।
17 गुणा 12 होता है 204, ये 2.04 2 से तो बड़ा ही आएगा, यानी कि मिनिमम एन की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 4 साल लगेंगे, है ना। ये एक तरीका है, और भी तरीके हैं, बस ये बताते चलो आज। प्रखर और रिया ने मिलकर, है ना, एक बिजनेस में 56,700 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है भाई। साल के एंड में 5400 के प्रॉफिट में प्रखर का हिस्सा कितना था, 1400, है ना। 5400 के कुल प्रॉफिट में से प्रखर का हिस्सा कितना था, प्रॉफिट 1400 रुपए था। प्रखर का इन्वेस्टमेंट कितना है, देखो सवाल में बोल रखा है दोनों का टोटल इन्वेस्टमेंट प्रखर और रिया का कितना है, 56,700। उस 56,700 में से प्रखर का इन्वेस्टमेंट कितना था। इस सवाल में टाइम का तो कोई जिक्र नहीं, साल के एंड में दोनों ने पैसा सेम लगाया एक साल के लिए, यानी कि अगर टाइम सेम है तो प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इन्वेस्टमेंट के रेशियो में। जो जिस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट करेगा उसको उसी रेशियो में प्रॉफिट भी मिला होगा। पर टोटल प्रॉफिट कितना है, 5400। एक साल के अंदर में टोटल प्रॉफिट 5400 है। इस टोटल 5400 के प्रॉफिट में प्रखर का जो हिस्सा है 1400 है। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रखर। तो टोटल 5400 रुपए में से प्रखर का प्रॉफिट कितना है, 1400। तो अपन लोग कह सकते हैं कि ये इनके प्रॉफिट का रेशियो है। टोटल प्रॉफिट में से प्रखर का जो प्रॉफिट है वो कितना है, 1400। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है प्यारे भाई, 56,700। तो टोटल 56,700 के इन्वेस्टमेंट से प्रखर का इन्वेस्टमेंट क्या होगा ये तो निकालना। ये रेशियो क्या सेम नहीं होगा, सेम नहीं होगा गोविंद जी, क्योंकि प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट का रेशियो तो सेम होगा। आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट प्रखर का प्रॉफिट, आउट ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट प्रखर का इन्वेस्टमेंट, दैट शुड बी इक्वल। बताओ नॉर्मल कैलकुलेशन बन गई कि नहीं बन गई, 2 जीरो और यहां पे 2 7 से और ये 2 से, तो 27 दूनी 54, 27 एकम 27, 2170 कितना आ गया, 14,700। तो 14,700 रुपए क्या आ गया भाई साहब प्रखर का इनमें, ऑप्शन डी। बढ़िया सवाल, बताइए। एक्स की वह मिनिमम वैल्यू बताओ जिससे कि संख्या 8 से डिविजिबल हो। अगर कोई संख्या 8 से कटती है तो इसका मतलब उस संख्या के आखिरी 3 अंक 8 से कटनी चाहिए। लास्ट के 3 अंक 8x4 है। 8x4 का मतलब है 800 प्लस x4। अब ये 8 से तो कट ही गया ना भाई, 800, यानी कि ये नंबर 8 से कटना चाहिए। तो x की क्या मिनिमम रखे वैल्यू, 0 नहीं रखेंगे, 1 नहीं रखेंगे, 2 रखेंगे। 24 8 से कट जाएगा 2, है ना बच्चे। एक ऑफिस के पूरे स्टाफ की एवरेज सैलरी है 3560 रुपया महीना, ठीक है। अधिकारियों की एवरेज सैलरी है 5400 रुपया महीना, और जो गैर अधिकारी हैं, है ना, जो नॉन ऑफिसर स्टाफ है उसकी है 2600 रुपया पर महीना, है ना। अधिकारियों की संख्या 12 है, तो पूछे ऑफिस में कितने नॉन ऑफिसर्स हैं, ये जो ऑफिसर नहीं है? तो ये सवाल किसका, एलिगेशन का। अगर आप एवरेज सैलरी पे एलिगेशन लगाएंगे, एवरेज सैलरी पर पर्सन निकाली जाती है, तो सीधा रेशियो किसका आएगा, लोगों की संख्या। तो एक ऑफिस में ऑफिसर्स भी हैं और है भी, ऑफिसर्स भी हैं और नॉन ऑफिसर्स भी हैं, यही बात है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑफिसर्स की एवरेज सैलरी कितने, 5400, और नॉन ऑफिसर्स की कितनी है, 2600 रुपए पर महीना। जबकि पूरे ऑफिस स्टाफ की, यानी कि ऑफिसर प्लस नॉन ऑफिसर दोनों को मिला के कितनी है, 3560 रुपए एवरेज। तो एलिगेशन लगाएंगे, 3560 माइनस 2600 कितना आ जाएगा, 960। 5400 माइनस 3560 कितना आ जाएगा भैया, 1400 और 440, 1840। तो जब अपन लोग रेशियो लेंगे तो जीरो तो खत्म ही है, तो किससे चला जाएगा, 8 से। 8 से 96 12 बार, और 8 से 184 23 बार। तो आप बताइए ऑफिसर्स कितने, 12। 12 की वैल्यू ही अगर 12 हो गई तो 23 की वैल्यू 23, यानी नॉन ऑफिसर्स कितने, 20। खत्म। आइए
किसी क्यूब का वॉल्यूम 1728 है, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? क्यूब का वॉल्यूम होता है, अगर किसी क्यूब की एज ए है तो वॉल्यूम होगा ए क्यूब 1728, है ना? तो क्यूब की साइड कितनी है? 12, 12 का क्यूब होता है 17। तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा? 6a², 6 इंटू 12 का स्क्वायर 144, कितना आ जाएगा? 864 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना? ये बताइए 6 का मल्टीपल। प्रथम 48 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, है ना? औसत बताइए। अगर प्रथम 48 प्राकृतिक संख्याओं को औसत पूछा तो 1+48/2 आ जाता, लेकिन ये क्या है? स्क्वायर का। तो इसके लिए सीधा कॉन्सेप्ट है ना? एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, है ना? पहले आप n प्राकृतिक संख्या 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, है ना, इनका स्क्वायर करो, फिर उनका एवरेज निकालो। तो उसका कॉन्सेप्ट है n+1 इंटू 2n+1/6। अब आपको यहां केवल n की वैल्यू रखनी, कितनी? 48। तो 48 + 1 49 इंटू 48 दूनी 96, 97/6। तो कटने वाला तो है नहीं जी, है कि नहीं? अब बताइए फिर कैसे करें? कैसे भी कर सकते हैं आप जैसे यहां पे किसी को भी ब्रेक कर लो, आप ऐसा नहीं कि गुणा करके 6 से भाग करें, आधा भाग कर लो। आप 49 को 6 से भाग कर सकते हो। 49 को 6 से भाग करेंगे तो 6 48 1 49, 8 + 1/6 इंटू 90। अब 97 की 8 में गुणा करो तो 800 से कितना कम आ जाएगा? 24। 100 होता तो 800 आता, ये 3 कम है तो 24 कम आएगा। 800 - 24 कितना आ जाएगा? 776 प्लस 97/6। 97 की जगह 96 होता, 6 से कितनी बार चला जाता? 16 बार, है ना? तो ये 1 बच जाएगा। 1/6 क्या होता है? 1/6 होता है 0.16666। तो 776 + 16 कितना आ गया? 92, है ना? 792 हो गया ना? 792.16 के करीब, ठीक है ना? तो ऐसे करना है ना कि आपको पूरी गुणा करके करना है, आधा ही करो। ये बताइए, सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 24 करिए। ये तो बड़ा भयंकर सा लग रहा है गोविंद जी, हैं? देखने में तो बड़ा है जी। पाइप ए अकेले एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, पाइप बी से 9 घंटे में भर सकता है, पाइप सी पूरी भरी टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। सवाल पढ़ते हैं पहले। तीनों पाइप को स्टार्ट में खोल दिया जाए और 1.5 घंटे के बाद पाइप सी में रिसाव का पता चले और उसे तुरंत बंद कर दिया जाए, ठीक है ना? ओके। 1.5 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के दौरान पाइप सी द्वारा किया गया काम आरंभिक 1.5 घंटे में तीनों पाइप द्वारा किए गए काम का x/7% है। तो x के गुणनखंडों की संख्या कितनी है? बताओ, इसकी कहां क्या जरूरत है भाई साहब? कौन गुणनखंड पूछ रहा है? ये सवाल तो मस्त है जी, है कि नहीं? हाँ, देखो 3 पाइप है। पाइप ए भरने वाला 6 घंटे में भर सकता है, बी 9 घंटे में भर सकता है, सी खाली करने वाला पाइप है, अकेले टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है, भरी टंकी को। हमने तीनों पाइप को स्टार्ट में खोल दिया, 1.5 घंटे के बाद लीक बंद कर दिया। इस 1.5 घंटे के दौरान पाइप सी ने जो काम किया है वो 1.5 घंटे में तीनों पाइप द्वारा किए गए काम का x/7% है। आप बताओ, अगर हम तीनों पाइप 1.5 घंटे चलाएंगे, ए बी 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 सी बी, तो जो तीनों पाइप काम करेंगे वो उनकी एफिशिएंसी के रेशियो में करेंगे कि नहीं? जस्ट सिंपल। तो आपको क्या निकालना है? तीनों पाइपों ने 1.5 घंटे के दौरान जो काम किया होगा, ये सबसे बेस्ट तरीका है भाई, उनके एफिशिएंसी के रेशियो में किया होगा। तो आप इन तीनों पाइपों की एफिशिएंसी का रेशियो निकालो। और एफिशिएंसी क्या होता है? टाइम का उल्टा। पाइप 6 घंटे में भर सकता है, 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/6। बी 9 घंटे में भर सकता है, 1 घंटे में भरेगा 1/9। सी 12 घंटे में खाली कर सकता है, 1 घंटे में खाली करेगा 1/12। तो यहां पे अपन लोग 6, 9 और 12 का एलसीएम कितना? 36।
तो 36 से गुणा कर देते हैं। 6 चिंग 36, 9 चौक 36, 12 तिया, ये तीनों पाइपों की एफिशिएंसी आ गई 6, 4 और माइनस का, यानी कि 1.5 घंटे के दौरान तीनों पाइपों ने जो काम किया होगा वो इसी रेशियो में किया होगा। चाहे कितनी भी देर चालू, 1.5 घंटे में पाइप सी ने कितना काम किया होगा? 3 यूनिट खाली करने का, 3 यूनिट खाली करने का। तीनों पाइपों ने टोटल कितना काम किया होगा? 6 + 4 10 - 3 7 यूनिट भरने का, याद है ना। तो 1.5 घंटे में पाइप सी द्वारा किया गया जो काम है, तीनों पाइप द्वारा किए गए काम का कितना है? 3/7। 3/7 है किसमें? फ्रैक्शन में। तो परसेंटेज में क्या आएगा? 300/7%, 100 से गुणा करो, है कि नहीं गोविंद जी? और बोला 1.5 घंटे में तीनों पाइप द्वारा किए गए काम, सी द्वारा जो किया गया काम है, तीनों पाइप द्वारा किए गए काम का x/7% है। तो हमारा तो आ रहा है 300/7%। तो x की जगह कितना आ गया भाई साहब? 300 नहीं आ गया? अगर आप कंपेयर कर लेंगे तो पाइप सी ने 1.5 घंटे में काम किया है तीनों पाइपों का 300/7%, और ये सवाल कह रहा है x/7%। तो x की जगह क्या है? 300। तो x का जो मान है 300 है। अब x के फैक्टर कितने होंगे? 300 मतलब 25 × 12, 25 5 का वर्ग 12, यानी कि 4 तिया 12, 2 का स्क्वायर गुणा 3। फैक्टराइजेशन करना पड़ता है नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए। मस्त सवाल, ये बढ़िया था, पहले नंबर पे जानना था ना। तो यहां पे कितने फैक्टर आ जाएंगे x के? भाई किसी भी संख्या के नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए पावर में एक एक जोड़ के गुणा कर दो। 2 पावर 2 में एक जोड़ो 3, इंटू पावर 2 में एक जोड़ो 3, और पावर 1 में एक जोड़ेंगे 2। 3 3 9 दूनी। पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो अभाज्य गुणनखंड, जो भी पावर है उनमें +1 करके मल्टीप्लाई। अच्छा सवाल, ये बताइए। ट्रायंगल एबीसी में पॉइंट डी पर बीडी एसी पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। एंगल डीबीसी 14 डिग्री, बीसी पर एक पॉइंट टी इस प्रकार है। चलो पहले वो बना लेते हैं ना, परपेंडिकुलर डाल लेते हैं। एसी पे परपेंडिकुलर डालना ना, एसी को नीचे बना लीजिए, ये हो गया। ये ट्रायंगल एबीसी है, इसमें प्यारे दोस्तों ये जो लाइन है बीडी है ना, ये लाइन बीडी एसी पे परपेंडिकुलर, ये हो गया। एंगल डीबीसी 14, तो ये वाला एंगल 14 कहा जा रहा है ना, 14 डिग्री, ठीक। बीसी पर एक पॉइंट ई इस प्रकार है, साइड बीसी पर पॉइंट ई यहां होगा। बीसी पर पॉइंट ई इस प्रकार है कि एंगल सी ए ई 75, यानी कि इसको मिलाओगे यहां से ये, तो ये एंगल बनेगा ना सी ए ई, ये वाला 75 डिग्री का, ये वाला है ना 75 डिग्री। तो आपसे क्या पूछा है? ए बी यानी कि आपसे ये वाला एंगल पूछा जा रहा है। बताओ कैसे आएगा बच्चे? बहुत सिंपल सवाल कि भाई ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, क्या ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल नहीं भाई? ये कौन? इस ट्रायंगल के यहां वर्टेक्स ई को आगे बढ़ाने पर बनना है। अब इस ट्रायंगल का एक एंगल हमें पता है 75 डिग्री, अगर इस ट्रायंगल के दूसरा एंगल ये पता कर लूं तो सॉल्व हो जाएगा ना। ये एंगल क्या होगा? ये राइट एंगल ट्रायंगल है बीडीसी, इसमें 90 है, ये 14 है, तो क्या बचेगा? 90 - 14 यानी कि 76। तो ये 75, ये 76, ये क्या आ जाएगा? दोनों का सम 75 + 76 151 डिग्री। ये आंसर है, ऑप्शन नंबर। मस्त, आइए करो। यदि किसी बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया 3080 मीटर स्क्वायर है ना, बेलन की रेडियस 14 मीटर है, तो बेलन का कर्व सरफेस एरिया बताइए। पहली बात तो बेलन का कर्व सरफेस एरिया होगा 2πRh, पाई में आएगा 22/7, 22 यानी कि 11, तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए ना, है कि नहीं गोविंद जी? तो 11 का मल्टीपल पहला ऑप्शन है क्या? 2 4 6 और 8 डिफरेंस 2, 9 और 1 10 और 7 8 15, नहीं, 4 1 5 8 8 16, 16 5 का डिफरेंस 11, 7 और 1 8 9 8 17, ये भी नहीं है ना। तो आंसर क्या आ गया? तो ऐसे बहुत सारे सवाल ऑप्शन से हो जाते हैं, क्योंकि आप फॉर्मूला लगाओगे ना 2πRh, पाई में 22/7, 22 में 11 आता है, एक एफ जो है
प्राइम नंबर है तो आंसर उसका मल्टीपल आएगा ना। लेकिन जैसे आपको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? एक बेलन का टोटल सरफेस एरिया दिया है और आपसे क्या पूछा? कर्व सरफेस एरिया। तो बेलन का कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या आप उसके टोटल सरफेस एरिया में से बेलन के दो जो सर्कल हैं, सर्कुलर बेस का एरिया नहीं घटा देंगे? दो सर्कुलर बेस का है कि नहीं? समझे कि नहीं गोविंद जी? भाई जैसे मान लो ये मेरे पानी का गिलास है, ये क्या है? बेलन। ये जो एरिया, ये क्या है? ये जो एरिया है सामने जो दिख रहा है ये कर्व सरफेस। इसमें नीचे वाले सर्कल ऊपर वाले सर्कल का एरिया जोड़ दूं, टोटल सरफेस एरिया। तो अगर टोटल सरफेस एरिया में से ऊपर वाले सर्कल का नीचे वाले सर्कल का एरिया घटा दूं तो क्या बचेगा? कर्व सरफेस। दैट्स इट। तो बेलन का बहुत से बच्चे क्या करेंगे? हाइट निकालो। तेरी हाइट निकालेंगे पहले, फिर दोबारा फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये तो मैं आपको सॉल्यूशन में सिखाऊंगा और ऑप्शन अप्रोच में। टोटल सरफेस एरिया 3080 में से दो सर्कल के एरिया घटाना है। सर्कल की रेडियस कितनी है? 14। मैं तो फिर निंजा टेक्निक लगाऊंगा। अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसका एरिया क्या आएगा? 154। लेकिन यहां पर रेडियस 7 का दुगना है तो एरिया क्या आएगा? 154 का 4 गुना, यानी कि 308 चौका 1232 है ना। तो 3080 में से 1232 घटाएंगे तो 1848 हो जाएगा सेंटीमीटर। ये सॉल्यूशन हो गया। तो सॉल्यूशन भी टफ नहीं है। याद रख लो किसी सर्कल की रेडियस 7 तो एरिया 154। x प्लस 1/x 13 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ये एग्जामिनर एहसान करता है कि लो कर लो, फ्री का ले लो। x प्लस 1/x अगर 13 x प्लस 1/x के तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 13 का स्क्वायर 169 माइनस 2 167 आंसर। सवाल नंबर है 28, बनाइए। एक टैक्सी सेवा एक निश्चित आधार किराया प्रति किलोमीटर एक परिवर्तनशील दर लेती है। ये तो हिंदी बड़ी खतरनाक। ए टैक्सी सर्विस चार्जेस ए फिक्स्ड बेस फेयर प्लस ए वेरिएबल रेट पर किलोमीटर। हाँ देखो, अगर आप मान लो आप जाते हो कजाकिस्तान घूमने, ना ही जाओ तो ही ठीक है, और वहां टैक्सी में बैठ गए तो टैक्सी वाला कहेगा भाई साहब बैठते ही एक फिक्स किराया तो लगेगा ही लगेगा। चाहे आप कितनी भी दूरी जाओ एक फिक्स किराया तो लगना ही लगना है, प्लस पर किलोमीटर का रेट और है। 2 किलोमीटर जाओगे तो अलग, 3 किलोमीटर पर किलोमीटर के हिसाब से और देना है ना। फिक्स प्लस पर किलोमीटर। फॉर ए 10 किलोमीटर ट्रिप राजू पेड 230 रुपया। राजू जो है 10 किलोमीटर ट्रिप करता है और 230 रुपया देता है, और 15 किलोमीटर ट्रिप करता है तो मीना ने 330 रुपए दिए। तो बेस फेयर बताओ, जो फिक्स बेस है वो किराया बताओ, पर किलोमीटर चार्ज बताओ। तो जब राजू 10 किलोमीटर जा रहा है तो फिक्स कॉस्ट भी दे रहा है प्लस 10 किलोमीटर का भी दे रहा है ना, 230 रुपए। जब मीना जा रही है तो 15 किलोमीटर का फिक्स कॉस्ट भी दे रही है प्लस 15 किलोमीटर का भी दे रही है 330 रुपए। दोनों के पेमेंट का कितना डिफरेंस है? 100 रुपए। राजू ने 230 रुपए दिए, मीना ने 330 है ना। दोनों के जो है पेमेंट का डिफरेंस 100 रुपए। किलोमीटर का डिफरेंस कितना है? राजू 10 किलोमीटर गया, मीना 15, यानी कि 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाने के 100 रुपए एक्स्ट्रा लगे। यानी कि मैं कह सकता हूं पर किलोमीटर कितना है खर्चा? 20 रुपए पर किलोमीटर आ गया वेरिएबल कॉस्ट। 20 रुपए पर किलोमीटर वेरिएबल कॉस्ट चार्ज है, यानी कि ये दोनों आंसर नहीं है ना बच्चों। ऑप्शन से भी कर सकते थे ये। अब यहां पे जैसे फिक्स आपको बताना है, देखो फिक्स आप जाओगे प्लस 10 किलोमीटर का जाओगे। 10 किलोमीटर कितनी है? 1 किलोमीटर का 20 रुपए, तो 10 किलोमीटर का कितना आएगा? कितना खर्चा बनता है राजू का? 230। तो फिक्स कितना आ गया? तो 30 रुपए फिक्स है और बाकी 20 रुपए पर किलोमीटर अलग से लगेगा। ऑप्शन मेंटली हो सकता तो ऑप्शन लेके भी चेक कर सकते थे, है ना। ऑप्शन से भी। आइए सवाल नंबर 29। यदि किसी आंकड़े का बहुलक उसके माध्य से 19.8 अधिक है, किसी डेटा का मोड उसके मीन से 19.8 ज्यादा है, तो उसका मोड उसकी मीडियन से कितना अधिक होगा? ठीक है बच्चे, ये जो सवाल है ये सॉल्व होता है इंपिरिकल फॉर्मूला से। गोविंद जी, इंपिरिकल फॉर्मूला क्या? मोड बराबर ट्वाइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। तीन ही चीजें, मोड मीडियन मीन। पर इतने
सवाल इतने घिस दिए एग्जामिनर ने कि हमें उनको ध्यान रख लेना चाहिए। यह सवाल एक स्टैंडर्ड पैटर्न है, कम से कम 1000 बार रेलवे में आ चुका होगा। सवाल में क्या बोला, एक डेटा का जो मोड है वो उसके मीन से कितना ज्यादा है, 19.8, ये बोला है। तो सवाल आखिर में ये है, बताइए कि डेटा का जो मोड है वो उसकी मीडियन से कितना अधिक होगा, ये सवाल है ना। तो हम पहचानेंगे ऐसे कि मोड ही ज्यादा करा जा रहा है। क्या ज्यादा करा जा रहा है, मोड। मोड मीन से 19.8 अधिक है, तो मोड मीडियन से कितना अधिक होगा। तो सीधा शॉर्टकट आप दिमाग में रखिए, 19.8 ये जो नंबर दिया उसका 2/3 करना है, 2/3, 2/3 करना है। 3×18, 3×18 6.6 का डबल, यानी कि 13 पॉइंट आंसर। आखिरी सवाल राजी खुशी करेंगे। यदि एक अंकित मूल्य पर 45% की छूट के साथ बिक्री मूल्य और 30% और 20% की दो लगातार छूट के बीच का अंतर 84 रुपए है, तो अंकित मूल्य कितना है। इफ ऑन ए मार्क्ड प्राइस द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस विद डिस्काउंट ऑफ 45% एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30% एंड 20% इज 84 रुपीज। मार्क प्राइस बताना है। देखो, अगर किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 45% की छूट करी जाए, है ना, और 30%, 20% की दो लगातार छूट करी जाए, तो 30 और 20 की दो लगातार छूट के बराबर सिंगल छूट क्या होगी, 30 + 20 50 - 30 × 20 600/100, यानी कि 6। तो 30 और 20 का सक्सेसिव आएगा 44% छूट। तो आप बताओ, आपको क्या दिया है, 45% की छूट और 44% की छूट के बाद विक्रय मूल्य का डिफरेंस कितना है, 84। बेटा, जितना डिस्काउंट में फर्क आएगा उतना ही तो सेलिंग प्राइस में भी डिफरेंस आएगा। डिस्काउंट में कितना डिफरेंस आया, 1%। तो बिक्री मूल्य में भी 1% का फर्क आएगा कि नहीं। 1% की वैल्यू 84 रुपए है। डिस्काउंट दिया था अंकित मूल्य पे, तो अंकित मूल्य 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 2 जीरो चुपका दो, यानी कि ऑप्शन ए। आसान सा सवाल था। इसी के साथ टेस्ट समाप्त। कितने कर लिए सही बताइएगा। है, एक सवाल आपका 31वां होमवर्क है। यह सवाल सीजीएल मेंस 2025 के पेपर में आया था। जितने भी बालक हैं सभी बच्चे कमेंट करके बताएं इसका आंसर, और आपको ये टेस्ट कैसा लगा ये भी बताओ। मैंने आपको सॉल्यूशन जो कराए, क्या आपको समझ में आए, क्या आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, क्या मैं एग्जाम तक करवाता रहूं, लिखा करो कुछ खोल खोल के कमेंट में, ठीक है बच्चों। और आपको अगर बैच ज्वाइन करना है तो हम आपको बता ही चुके हैं कि सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर हम यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल उतनी मेहनत करके हम बैच में भी बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। रेलवे फाउंडेशन 3.2 एडमिशन ओपन है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद एनटीपीसी के इस एग्जाम पेपर को देखने के लिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यही सब सवाल थोक के भाव में आपके पेपर में रिपीट होके आएंगे मल्टीपल शिफ्ट्स में, ठीक है। आज इतना ही, बाकी कल बाय।